नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका। स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लाए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की बाघ आंकलन 2018 की रिपोर्ट। कहा, करीब 3000 बाघों के साथ सबसे बड़े और सुरक्षित हैबिटेट में है भारत। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर दिया जोर। कर्नाटक में येदियुरप्पा के विश्वास मत हासिल करने के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने दिया इस्तीफा। राज्य में कांग्रेस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक ने स्पीकर के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राज्यसभा में अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक पास। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर जारी है चर्चा। लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पेश। फिलहाल नेशनल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक पर बहस जारी। भाजपा सांसद रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी के लिए समाजवादी सांसद आजम खान ने भरी लोकसभा में मांगी माफी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन की गरिमा को बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी। रमा देवी ने कहा, बिगड़ी है आजम की आदत। अब चंद्रमा से सिर्फ 3 कदम दूर चंद्रयान 2। दोपहर 3:12 पर धरती की तीसरी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान। खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। भारत में अब करीब 3000 बाघ हैं। जी हां, आज विश्व बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 तक के आंकड़ों की समीक्षा की और कहा कि भारत ने अपना लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। दरअसल भारत में साल 2014 में जहां 2226 बाघ थे, वहीं इस साल अब बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे, बागों में बहार है। अब सुप्रियो जी गाएंगे, बागों में बहार है। वन्यजीव इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं और पर्यावरण को एक संतुलित आकार दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में बाघ आंकलन 2018 रिपोर्ट जारी की। भारत में वन्य जीवों की स्थिति और पर्यावरण संतुलन को लेकर खुशी जताते हुए पीएम ने कहा कि भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया की सबसे बड़े और सुरक्षित परिस्थितियों में से एक है और ये संकल्प से सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज मिलकर रहने की जरूरत है, ना कि अलग रहने की। अगर हम अपने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए उनके संरक्षण पर भी ध्यान दें, तो देश का आर्थिक विकास और पर्यावरण का विकास दोनों ही मुमकिन है। इससे देश और सशक्त बनेगा। पीएम ने कहा कि साल 2014 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी साल 2014 के 43 से बढ़कर अब 100 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही जलवायु संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संकल्पों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए भारत आज दुनिया के तमाम देशों के बीच फ्रंट रनर के तौर पर उभर कर आया है।
उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तय समय सीमा से पहले अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। पीएम ने कहा कि अगर हम चाहें तो वन्य जीवों के साथ पृथ्वी पर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इंसानों के लिए जगह बने और वन्य जीवों का दायरा भी बढ़े, और गिर के जंगलों में वन्य जीवों की बढ़ती संख्या इसका बेहतरीन उदाहरण है। सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। कन्वर्सेशन अबाउट कंजर्वेशन, we have to be both smart and sensitive and create a healthy balance of environmental sustainability and economic growth. वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ परियोजना की कामयाबी के लिए देश की सांस्कृतिक परंपरा को श्रेय दिया। 4 साल पहले मैंने जब आंकड़ा लिखा था बोर्ड पर 2226, तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भारत आगे बढ़ रहा है। कारण है कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर की हिस्सा है कि हम प्राणियों को भी चराचर सृष्टि का हिस्सा मानते, उनको सगे सोयरे मानते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारे जीवन का। सारी वनस्पति और सारे प्राणी सृष्टि भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेहतरीन प्रबंधन और निर्धारण के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया। Population of tigers can be maintained in future also and for the decades to come and centuries to come, and tiger will remain as an elegant animal which is an indicator of healthy forest ecosystem. पीएम ने कहा कि केवल टाइगर जिंदा है से काम नहीं चलेगा, बाघों के संरक्षण की कोशिशों में और तेजी आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री अब डिस्कवरी चैनल के मशहूर प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड पर जल्द ही नजर आएंगे। एक जाबाज जो दे जंगल के नियमों को चुनौती, जुड़ रहा है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री से। वेलकम टू इंडिया। देखिए भारतीय इतिहास में पहली बार एक अनोखा अनदेखा मिलाप। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। 2 अविश्वसनीय शेर दिल, एक ऐतिहासिक सफर। You are the most important man in India. My job is to keep you alive. मैन वर्सेस वाइल्ड। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान ने आज लोकसभा में अपनी टिप्पणी पर खेद जताया और सदन से माफी मांग ली। 25 जुलाई को आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी से भरे सदन में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी पूरे सदन की ओर से हर दल के नेता ने कड़े शब्दों में निंदा और आलोचना की और स्पीकर ओम बिरला को अधिकृत कर दिया कि वो इस मामले में कोई नजीर पेश करने वाली सजा सुनाए। इसके बाद आज आजम खान ने अपने नेता अखिलेश यादव के साथ स्पीकर से मुलाकात की और फिर सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद अपने बयान पर माफी मांगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो बात आपके समक्ष मेरे संबंध में आई है, मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। दरअसल जिस दिन आजम खान ने रमा देवी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस दिन रमा देवी आसन पर थीं और आज आजम खान के माफीनामे के बाद रमा देवी ने कहा कि आजम खान की आदत बिगड़ी हुई है और वो ऐसा बोलने के अभ्यस्त हैं। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा।
काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे। इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं आजम खान की जो आदत है ये सुधारनी चाहिए। मैं एक बड़ी सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। और इस मामले में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में अब किसी भी सांसद की ओर से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम की माफी के बाद अब ये मामला खत्म होना चाहिए। ये सदन सबका है और सबकी सहमति से सदन चलता है। ये आसन भी आपका है और इस आसन की प्रतिष्ठा बनाना भी आप सबका दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी सदन के सदस्यों, माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि हम जब कभी बात करें तो चेयर की तरफ देखकर बात करें, आपस में संवाद न करें इस सदन में। और हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, आपको कोई बात कहनी है, आपका सदन है, लोकतंत्र है, सबको उसमें कहने का अधिकार है, इसलिए आप चुनकर आए। लेकिन कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2019 पेश किया, जिस पर अभी चर्चा चल रही है। बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में निवेश का माहौल बदला है और इस बदले माहौल से ईज ऑफ डूइंग में भारत की रैंकिंग में उछाल आया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश में उद्योगों से जुड़े लोगों में एक उम्मीद की नई किरण जागी है। The World Bank Ease of Doing Business for India improved post the bringing in of the Insolvency and the Bankruptcy Code. The ranks improved for India, gave a lot of hope for industries that if they really do want to have the process of liquidation brought in, there is an amicable way of coming out of it and also without any black mark on them. We are coming here with an amendment bill. It is only to make sure that each of these amendments which are being brought in are brought in for greater clarity which is required so that no grey area prevails. राज्यसभा में आज अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 पारित हो गया। ये विधेयक अनियंत्रित जमा पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी तंत्र का प्रावधान करता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में ये विधेयक पेश किया। विधेयक में 1 साल से 5 साल तक सजा का प्रावधान है, जबकि 2 लाख से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी प्रावधान है। विधेयक का तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस ने समर्थन किया है। Honorable Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, Honorable Finance Minister, I rise to move that the bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes other than deposits taken in the ordinary course of business and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने की समय सीमा 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा नीति के मसौदे पर 1 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं और लोग अब 15 अगस्त तक इस पर सुझाव दे सकेंगे। निशंक आज नई दिल्ली में नए भारत के लिए नई शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति को लेकर देश में सकारात्मक सोच है और इस नीति को तैयार करते वक्त सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। ये विश्वगुरु भारत है। उस विश्वगुरु भारत में जो थोड़ा सा कहीं जंक लगा हुआ है उसको हटाना है। सब कुछ हमारे पास है, ये नवोदित रूप में सामने लाना है। उसको नए परिभाषाओं के साथ, नई ताकत के साथ, नए विचारों, नवोन्मेष के साथ, नवाचार के साथ, नई उड़ान के साथ फिर धरती पर खड़े होकर आसमान को छूना है। वो है ये शिक्षा नीति। ये देश के निर्माण का विषय है और इसलिए सारे लोगों ने चारों तरफ पूरे देश के अंदर इस शिक्षा नीति को लेकर के बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है
लगभग 1 लाख से भी अधिक सुझाव आ गए। इन दिनों हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का रास्ता भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। शिव भक्त कांवड़िए पवित्र गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत और उनके रुकने के लिए जगह जगह शिविरों का भी आयोजन किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। कुछ नंगे पांव तो कुछ पांव में घुंघरू बांधे और कंधे पर पवित्र गंगाजल लिए ये हैं शिव भक्त कांवड़िए, जो हरिद्वार से पवित्र गंगाजल भरकर अपने अपने निवास स्थानों की ओर लौट रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हर कोई आस्था के इस पर्व में रंगा दिखाई दे रहा है। इस बार की कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए देशभक्ति के रंग में भी रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी कांवड़ों पर तिरंगा लहराता दिखाई दे रहा है। आस्था के इस पर्व में कांवड़िए काफी उत्साहित हैं। बोल बम के नारों के साथ शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भर के अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों बढ़ने जाते हैं आप? बस भोलेनाथ की वो है कृपा है हमारा, हम भोलेनाथ से जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिलती है। मन्नत मानते हैं वो पूरी हो जाती है। माता पिताओं के लिए दिल की अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। 14 साल इच्छा पूरी हुई है। बहुत खुशी है महादेव जी से मिलके, भोले की कृपा है। इस लंबे सफर में खासतौर पर बुजुर्ग कांवड़ियों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए चिकित्सक कुछ सलाह भी दे रहे हैं। जिन लोगों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि घुटने में विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया की परेशानी है, या किसी के बैक में परेशानी है, डिस्क में प्रॉब्लम्स हैं, डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस है, तो ऐसे लोगों के लिए ये यात्रा, पैदल चलने वाली जो यात्रा है, वैसे तो जा सकते हैं जो वाहन से जाते हैं, पर पैदल चलने वाली यात्रा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगा ही, इतना नहीं चल सकते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा है, कठिन यात्रा है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके घुटने में परेशानी है या बैक में परेशानी है या जोड़ों में दर्द रहता है, उनके लिए ये यात्रा एडवाइजेबल नहीं है। और अगर वो यात्रा ये करते भी हैं तो वो ब्रेक में करें, किसी सहायता के द्वारा करें और बीच बीच में डॉक्टरी सलाह लेते हैं। हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते जगह जगह कांवड़ शिविर भी देखे जा सकते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भव्य व्यवस्था की गई, चाहे फिर वो भोजन की व्यवस्था हो या फिर कांवड़ियों के आराम करने की जगह। इतना बोला यहाँ आता है, आप भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यहाँ सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे ये शिविर चलता है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ रहती है। इसमें कहीं भी कोई भोले के लिए दवाइयाँ, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सावन का महीना, भोले का महीना, भोले के परिवार का महीना, ऐसा महीना हर आदमी इसके रंग में रंग जाता है। और ये जो जितने कांवड़ शिविर दिल्ली के अंदर लग रहे हैं, जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग यहाँ दिल्ली होकर निकलते हैं, वो भी आनंद लेते हुए जाते हैं और दिल्ली वालों को भी एक आनंद बरसा कर जाते हैं। भोले बाबा की इतनी कृपा है, हम सब लोग जब व्यवस्था में लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भोले के चरणों में सेवा कर रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लाते हैं। कांवड़ में भी खड़ी कांवड़, झूला कांवड़ और डाक कांवड़ आदि शामिल है। इसमें सबसे रोमांचित करने वाली कांवड़ डाक कांवड़ कही जाती है। कितनी भव्य सुंदर झांकियां भी इस यात्रा के अंदर देखने को मिल रही हैं। आस्था के इस पर्व के अंदर लोग काफी उत्साहित हैं, श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DT न्यूज, दिल्ली। तो चारों ओर श्रद्धा का माहौल है और अब खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। आज चंद्रयान 2 को धरती की अगली कक्षा में प्रवेश कर गया है। इसको लेकर इसरो ने आज ट्वीट किया, तीसरी कक्षा में प्रवेश के बाद अब 3 कदम दूर। जी हां, इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चंद्रयान 2 तीसरी कक्षा में प्रवेश कर गया है और अब 3 कदम बाकी हैं। इसरो के मुताबिक ये अपने लक्ष्य के तीसरे पड़ाव में चंद्रयान 2 आज 3:12 पर प्रवेश इसने किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने महज 57 सेकंड की ऑनबोर्ड फायरिंग के जरिए चंद्रयान 2 धरती की पहली कक्षा में स्थापित करा दिया था। चांद पर ले जाने के लिए इसको 4 ऑर्बिटल एलिवेशन से गुजारा जाएगा। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक हर बार यान को अगली कक्षा में स्थापित करेंगे। ये प्रक्रिया 6 अगस्त तक चलेगी, यानी चंद्रयान 2 6 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 14 अगस्त को इसे चांद की कक्षा की ओर धकेल दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले येदियुरप्पा ने विधानसभा में एक पंक्ति का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया कि सदन को उनके नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा है। उन्होंने सदन से अपील की कि वह उन पर भरोसा जताएं।
येदियुरप्पा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही उन्होंने भी कर्नाटक सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को 2,000 रुपए की 2 किश्तें देने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस जेडीएस सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने के बाद 26 जुलाई को राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री के तौर पर बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलाई थी। उन्होंने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है। हालांकि कांग्रेस ने इस विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध किया। विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने सदन में कहा कि वे येदियुरप्पा के इस आश्वासन का स्वागत करते हैं कि वे लोगों के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास जनादेश नहीं है, लिहाजा उनकी ओर से स्थिर सरकार देने पर उन्हें संदेह है। और आइए अब सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां बीसीसीआई का एक संवाददाता सम्मेलन चल रहा है। चालू करूं? I think it's a great thing, to be honest. We all were looking forward to it because very honestly, we felt like there were a few series in between where after, such big tours, we felt like maybe, a one-off test or a couple of tests were not apt for the moment. But I think this gives a lot of context to all kinds of cricket that we're going to play. And it's a great thing for test cricket at this moment also, because we've been talking about for the last 2-3 years, regardless of how we have played as a team and the interest of the fans building because of that, going for results and all that sort of stuff, test cricket really needed a boost. So the players were always putting in the effort, but I think from a global point of view, it was important to have an incentive attached to test cricket in a way which the test championship presents. And I think for all the cricketers involved now, even more, every session, every game that you play will be more intense. There'll be more on the line. So it'll be challenging, but it'll be all the more exciting. And, all the teams, I'm sure, are going to enjoy a lot through this whole journey of the Test Championship. The T20s which are coming up and also the ODIs. What's the focus going to be in the T20s, 2 T20s and the ODIs? You just spoke about the tests. Well, West Indies obviously is a great place to go and play cricket. It's a relaxed place. We've all enjoyed playing cricket there. The T20s, as you've seen the squads, when I met the selectors, the basic message from them was to try out a few players that they had in mind. And I think it's a very exciting opportunity for all the guys who are stepping in for the first time. The ODI side is more or less, balanced. We've been doing really well. The test side, it's needless to say the kind of performances we have put in. So I'm particularly excited about the first three T20s because, as I said, lot of players coming in. Some players who've done really well in the format and shown great composure under pressure in tournaments like the IPL and domestically as well. So yeah, it's a great marker, I think, for all those guys and for us as a team as well to have them in the squad. Sorry? Especially from the limited over series. Was I tempted to take a break? Right. And the other part is, was your decision to play the limited overs, like how much was it to do with the fact that the World T20 is just around the corner of 50 odd months, and India is playing an unprecedented 20 T20s in the next 6 months? How much? See, our rest period is put on record. It's all on email to the board. It's done by the trainer and the physio together. So I don't know what report they have created. I honestly haven't seen it. They hadn't had any conversations with the players till that point of time. So in my mind, until the time the trainer and physio tell me now you need to rest and recover because your progress is such and such, because we collect all data from all games, and for some players the workload is more than the others. I averaged about 15 kilometers a game in the World Cup. So
it really depends on those two professionals. You know, everyone's doing a job, everyone's been assigned a responsibility. So I don't know the communication that was sent out to the selectors because nothing was communicated to me in terms of rest. Yes, from the point of view of us not making it through to the finals of the World Cup and bowing out, I think it's an important time for the team to regroup and come together as a side. As you said, there's a T20 World Cup next year. There's always, you know, something to look forward to. I know we've all were very disappointed with not going through to the finals and probably winning the World Cup, but you have to move on and you have to accept defeat as well and move forward and look forward to new things. So as I said, new players coming in, it's an opportunity for them to establish their skill sets. For me as a captain to have new players in the side, you know, get them together. I think it's international cricket always presents you with opportunities and challenges which I always look forward to. भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसके बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hello and welcome to the newscast. I'm Amritpal Singh. Let's first go over straight to the Rajya Sabha, where Finance Minister Nirmala Sitharaman is currently speaking on the insolvency and the banking amendment bill, which was introduced today. Resolution process for maximizing the outcomes in line with the preamble of the code. I particularly thank Sri Suresh Prabhu, who metaphorically said we have to give a life to these companies. So was the mention by Sri Ashwini Vaishnav, a member from Orissa, who spoke about the speedy, responsive way in which we are coming back with amendments which shall keep the company alive. Also, Jairam Ramesh referred to it. So it's a response to what was developing, and since specifically some of the members have taken the name of the resolution plan and also the interpretation given by the NCLT in the SR case, where I'm glad the points were literally brought out like nuggets, where the interpretation was trying to treat secured creditors to the operational creditors and treating them at par defeated the purpose and also the spirit of the act. So with such very serious interpretative problems which were coming up, it was only incumbent on the government to come up with a with such amendments, and amendments actually which are clarificatory in nature. So in order the intent of the government is to ensure the maximization of value of a corporate debtor as a going concern while simultaneously adhering to strict timelines. The timelines related point, I could hear many of the speakers did raise questions and doubts if actually we can implement them. Actually, can we have these kind of timelines added? And I'm very grateful to Sri Bhupender Yadav, who very correctly pointed out the spirit behind insolvency and the bankruptcy code. In a changing India, post-1991, we've had quite a lot of opening up, quite a lot of economy and issues related to speeding up the economy, bringing in more lubrication into what we want to do. We're all discussed. And in the spirit of that kind of a change which is happening in India, which has gained greater traction of late, in spite of the global headwinds, we needed to bring in that kind of a reform, and it is not going to be as though it is being done exclusive of the courts, and it is certainly not eroding into the courts' domain. I would just want to bring in this particular quote or a couple of paraphrasing of the court's words, which will remove from the minds of any one of us who would suspect that by bringing these kind of timeline-related constraints, are we trying to tread onto the court, or are we trying to impose something on the courts? Not at all. We are not imposing on the court is something which I want to explain to you by using the court's own words. In the Swiss Ribbons matter in 2019, the Honorable Supreme Court
had observed, and I'm not quoting, I'm using their words, so let there not be misunderstanding. I'm using their words, paraphrasing the words of the court. They said, defaulters' paradise is lost through this IBC. So India can no longer be a defaulter's paradise. So because of the IBC, now it's very clear there has to be a resolution. Even if it leads to a liquidation, defaulters will have to be facing law. So that's been recognized by the Supreme Court. Second, again, on the issue of can we amend such laws even as issues are pending in the court? I'm not saying that the court said it in anticipation that we're going to do something, but I'm only using some of these observations by the court. Economic laws need flexibility and experimentation. This is an observation by the court. And if the courts have said that, why are we hesitating in using the legislative mandate that this House has? Legislative mandate is what we're doing. We are not at cross purposes with the court. It is the legislative mandate. And if we don't use our mandate and leave the space open, after all, nothing is left in a vacuum. Something fills it up. But it's our duty to have the legislation, and therefore we are doing it. And again, the court again had observed in the Swiss ribbons matter, we need to move away from traditional approach. Also an observation of the court. So if you are slightly worried, if by saying, and some of our members did observe, are we trying to do something which is very away from what has been the traditional practice? Well, yes, we may have to experiment. And it is because we started the experiment, even in 2016, repeated amendments which are coming, and I would, with one more observation, I would move over to, in fact, quoting the observation of Jairam Rameshji in his participating in a debate earlier, which he himself recalled, in August 2018, which will explain why we have to come back repeatedly with amendments, because it's such a path-breaking code that we've come up with. Supreme Court again had observed the constitutional, and it upheld the constitutional validity of the code. So if the constitutional validity of the code has been upheld, and well within our jurisdiction, well within the division of power as envisaged in the Constitution, the three pillars are using their own areas: legislative, executive, judiciary, the fourth being the media and the press. Within our legislative or the constitutional area of operation, domain of operation, we are bringing in certain amendments. Only the code itself is absolutely constitutionally valid. So let's not have doubts in our mind saying, are we doing too much? Are we treading into the area of the courts? Are we putting restriction on the courts? No, we are allowed to experiment, aren't we? Because the courts themselves have said it. Let me now just sort of, before I get into the details of what I want to highlight, recall, and I quote, I'm glad that the member whose words I'm quoting is himself here. In the August 2018 debate, Jairam Ramesh had said very clearly, we have the Insolvency and Bankruptcy Code, which we are amending from time to time as we gain experience. Exactly. We are gaining experience, and therefore we are using every opportunity which has to be in time. This time we have been speedy, which I'm glad many of the members have conceded, and I'm very grateful for that. But that's the point. All right, let's now go live in the capital New Delhi, where Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar, is releasing the report card of the fertilizer industry. कि सारे काम सरकार करे ये जरूरी नहीं, संभव भी नहीं। समाज में अपनी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक थर्ड पार्टी ऑडिट करे और जो इस तरह से रेटिंग करे, समाज की मान्यता की एक मोहर उस एक्टिविटी पर, कल कारखानों पर लगे। और ये सब नेमिंग शेमिंग के लिए नहीं, बट इंप्रूवमेंट के लिए है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए एनर्जी यूज, रिसोर्सेस यूज एफिशिएंसी, raw material to delivery, processes, all are covered in this rating.
and you have already done cement, paper, mercury, coal, power, thermal. So these studies actually help government also in good governance. And if you are not a genuine rating agency, then people also realize, because I always find when they call for award ceremony, I generally refuse to go, because in many places लोग अनेक तरह से अवार्ड पाने में महारत हासिल करते हैं, लेकिन दिस वाज ए जेन्युइन एक्सरसाइज। और जिस तरह से रिपोर्ट निकला है ऑन 42 पैरामीटर्स, you have evaluated all processes, all raw materials used, all finished product, and every aspect of complete life cycle, as you said it. So this is very important. इसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, you are doing rating for those who agree and even for those who don't agree. Now so much information is available in public domain, and there were two criteria: transparency or public perception, stakeholder perception. That is very relevant issues. ट्रांसपेरेंसी को तो मार्क उनके गए ही, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और स्टेक होल्डर परसेप्शन भी, अगर सही काम करोगे तो सही इमेज होगी लोगों में। द रोबस्ट कॉमन सेंस इज द बेस्ट परसेप्शन यार्डस्टिक। बिकॉज आप कॉमन आदमी को पूछो कि ये आदमी कैसा है, वो कहते हैं अच्छा आदमी है। ये कैसा है, छोड़ दो। यानी दे गिव यू करेक्ट जजमेंट। ऐसे ही कल कारखाने के लिए पूछो, किसी के लिए भी पूछो, they give correct judgment from their experience, so that's how perception builds. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। 14 में मोदी जी की सरकार आने के बाद पहले ही मुझे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मिली, तब 2 सालों में हमने बहुत काम साथ में किया। और मैं मानता हूं कि सरकार और अच्छे स्वयंसेवी संस्था, अच्छे मतलब मैं अच्छा बुरा ऐसा इस तरह से नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि दोज हु बिलीव दैट यस वी हैव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड वी हैव टू एंश्योर ग्रोथ ऑल्सो, एंड बोथ आर पॉसिबल हैंड इन हैंड। और इसके लिए भारत की लड़ाई दुनिया के विश्व मंच पर लड़नी होगी, या भारत के अंदर हमें सारे इंडस्ट्रीज को नए तरीके से सेंसिटाइज करना होगा, और ये भी बताना पड़ता है कि भाई इसमें आपका फायदा है। और इसलिए चंद्रभूषण का अंतिम जो निष्कर्ष था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसेंटिवाइज करो तो लोग, अब ये बचपन की आदत है, चॉकलेट दिए बिना काम नहीं करेंगे। तो ये एक सच्चाई है। मेरे पास ZLD का आपने जो दूसरा विषय दिया वो भी एक महत्वपूर्ण है कि लोग अगर वही जमीन में पानी पूरा गाड़ देंगे गंदा, तो बाहर तो कुछ नहीं गया, लेकिन वो ग्राउंड वाटर को प्रॉब्लम करेगा। आई एम लुकिंग इनटू दैट एस्पेक्ट। बट एक मुद्दा है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बहुत सारे दूसरे भी आयाम है। कोई पानी नहीं बाहर जाएगा ऐसा भी प्रोसेसेस में डाल सकते हैं, लेकिन जिनको संभव है वो भी सेक्टर शुरू में रेडी नहीं होते। जब हमने शुगर फैक्ट्रीज को ये एक बार लगाया, जब टेक्नोलॉजी आई, प्रूवन हुई और अफोर्डेबल है ऐसा पता चला, तो हमने लगाया। तो सारे शुगर फैक्ट्री के लोग हमारे पास आए डेलीगेशन लेके कि ये मत करो, ZLD कैसे संभव है, दिस विल किल द इंडस्ट्री वगैरह।
लेकिन जो आए थे उसी में से एक ने मुझे फोन किया कि सर डटे रहो, ये करो, ये संभव है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, देश का भी फायदा है और उनका भी फायदा है। ऐसा भी कोई मदद करता है ना, ये अच्छा है। तो हमने लगा दिया और ZLD लगाने के बाद अब अल्टीमेटली इट प्रूव्ड आफ्टर 2-3 years it's not just pays back, it's profit and it helps environment and protects environment. So we have to move ahead. That initial hitch in the mindset is always a problem, not technology. Technology कभी होती है नहीं होती है, लेकिन mindset पहले बदलना बहुत जरूरी है कि हमें अब रिसोर्सेस कम है। हमारे देश की जमीन दुनिया में केवल 2.5% है, 17% आबादी है, 17% पशुओं की आबादी है, उनको दोनों को जमीन और पानी लगता है और दुनिया का फ्रेश वाटर हमारे पास केवल 4% आता है। और इसलिए सब रिसोर्सेस की एफिशिएंटली उपयोग करें और दूसरे को हमसे तकलीफ न हो। एक सिविक्स नाम का एक विषय स्कूल में होता था, उसमें वो लोकसभा कैसी होती है, राज्यसभा कैसे होती है, वो सिखाते ज़्यादा। मुझे तो लगता है कोई मतलब नहीं, सिविक्स का एक ही मतलब है कि हमारे काम से दूसरे को क्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तकलीफ न हो ऐसा मैं बिहेव करूं, दैट इज सिविक्स, दैट इज सिविक बिहेवियर। और इसलिए ये हमें काम करने की जरूरत है। हमने पेरिस के समय भी सुनीता जी और आपके संगठन और बाकी भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ आए और भारत का एक ही आवाज में उठा। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि सरकार एक भूमिका रख रही है, वहाँ उस देश के NGOs दूसरी भूमिका रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि संवाद से सबको विश्वास में लेकर हम साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम रीजनेबल है वो चीज़ स्वीकार करने को तैयार है। आपका रेटिंग जो है, और हमने सारे एमिशन स्टैंडर्ड्स, उसमें भी आप लोगों का सहयोग लिया था हमने, कि एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, क्रिटिकली 15 सेक्टर्स वी रिवाइज्ड अपवर्ड, और वो हमने किया। और उसके लिए भी मैंने एक नियम बनाया, यानी पॉलिटिकल मॉडरेशन क्या होता है। तो मैंने इतना ही कहा कि भाई आज दुनिया का बेस्ट क्या है, तो 100 है। आज भारत का वास्तविकता कहाँ है इंडस्ट्री का, पोल्यूशन और बाकी सब लेवल, तो 50 पे है। तो अब एकदम 100 करोगे तो संभव नहीं होगा। तो इंडस्ट्री को पूछो, सभी को बुला के, कि भाई आप कितना करने को तैयार हो। वो कहेंगे 65, तो हम करेंगे 75। इतना एक सिंपल थंब रूल के साथ हमने काम शुरू किया और मुझे खुशी है कि होने लगा। 24/7 मॉनिटरिंग मशीन्स लगाने को बताए तो भी मुझे ऐसे ही डेलीगेशंस आए कि संभव नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, भारत में है नहीं, महंगे है, कुछ भी बोल रहे थे। लेकिन अब लगाए सबने, कोई ये नहीं हुआ। अभी मुझे नया फीडबैक मिलता है कि वो सही में कैलिब्रेट हुए हैं कि नहीं, ये एक देखने वाली। All right, let's go live to the Rajya Sabha, where the discussion is whether Nirmala Sitharaman is replying to the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment. It's actually giving lives to companies which are in almost ICU stage. We are not killing them off. We are giving more energy to them. We are infusing life into them. So I would want to link with this behavioral change point of view to one statistics I want to give before you. Details of disposed cases before admission. Even before admitting into the restructuring process, the CIPR, total number of companies or cases. Under Section 7, they were 894. Under Section 9, they were 5,102. Under Section 10, 83. A total of 6,079 cases. All of them get disposed of even before they get admitted into the process of resolution. What does that mean? It means people realize that if this comes into the effect, and it has come into effect, they have to go through this process. They may probably end up with a process of resolution, but in the process they may be out of owning their companies, or the resolution process would
have its implication on their credibility, and therefore many of them have chosen to have a disposal mechanism through which they could get out clear. And what in terms of amount of money has this meant? 6,079 cases, all of them which got disposed of before admission. Somebody did mention, do you have a mechanism? What is the mechanism? This code doesn't. The amendment bill that you're bringing in doesn't speak of any mechanism. No, it does. That is why even before it sets rolling, people have come on their own to say, please, this is what we want to do, dispose our cases. That's the indication of an effective mechanism, not just a mechanism. And an effective mechanism of 6,079 cases getting disposed of before admission meant an amount of 2,84,000 crores being redressed, meaning that's the amount which is being used for settling claims. So if that is the kind of impact we are having because of a mechanism which is in play, before the mechanism sets rolling in a particular case, people have come to get their cases disposed of. Just shows how effective this whole process is. If that's the case that's the way in which much before the cases could come into resolution process, I gave you the data. I'll give you the data for those which have come into the process. As of 30th June 2019, 2,157 cases were admitted into Corporate Insolvency Resolution Process, the CIRP. Out of these cases, 164 cases were closed by appeal, review, or settlement. 112 cases were withdrawn under Section 12A. I think Sri Kapil Sibal had referred to 12A. 112 cases were withdrawn under Section 12A of the Code. Resolution plan was approved in 117 cases, and 474 cases have resulted into liquidation. In the total 117 resolved cases, an amount of 1,24,636 crores. 1,24,636 crores is realized. In some cases, it's realizable, if I can say, because some of them are almost at the fag end of the process. But So that was Finance Minister Nirmala Sitharaman replying to the discussion on the Insolvency and Bankruptcy Code Bill 2019, which was tabled by the Finance Minister herself this morning, and now that the Finance Minister is replying to it. That's it in this newscast. Thanks for watching. Namaskar.